एक आईपीएस ऑफिसर जो कि डीआईजी के पद पर होते हैं, उनको लगातार ये शिकायत मिलती थी किसी न किसी माध्यम से कि एक तिराहा है और एक पुलिस चौकी है जहाँ पर पुलिस वालों की मिली भगत से दलालों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, चाहे वो ट्रक हो चाहे कोई बड़ी गाड़ियाँ हों, उनसे अवैध वसूली की जाती है और इससे पुलिस वालों का जेब गर्म किया जाता है। तो अब ये चीज़ों की जानकारी जब आईपीएस ऑफिसर को होती है तो शुरू में ये इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, लाइटली लेते हैं। लेकिन जब शिकायत की संख्या समय के साथ बढ़ती जाती है तो डीआईजी साहब को भी एहसास होता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है और इसको देखना पड़ेगा अपने स्तर से कि सच में कुछ ऐसा हो रहा है। तो इन चीज़ों को पकड़ने के लिए वो अपने से ऊपर रैंक के एडीजी साहब से बात करते हैं और एडीजी साहब जब इन बातों को सुनते हैं डीआईजी साहब की कि पुलिस वाले इस तरीके की अवैध वसूली कर रहे हैं, तो एडीजी साहब डीआईजी साहब को कहते हैं चलो ठीक है, देख लेते हैं इस मामले में क्या है आखिर। तो अब जब ये पुलिस महकमा ही खुद यहाँ पर अवैध वसूली कर रहा था तो पुलिस को कुछ अलग तरीके से सोचना था कि हम पुलिस को कैसे पकड़े। अब यहाँ पर एडीजी साहब और डीआईजी साहब काफ़ी दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा करके वो एक खलासी का मतलब गेटअप में आ जाते हैं। वो उस रास्ते पर खड़ा हो जाते हैं जिस रास्ते पे ये अवैध वसूली चल रही थी और वहाँ पर खड़े होकर के वो एक ट्रक वाले को रुकवाते हैं। जो ट्रक उस रास्ते से गुजर रहा था तो ट्रक वाले को वहाँ पर रुकवाते हैं और ट्रक वाले को रुकवा करके उस ट्रक पर ये दोनों लोग सवार हो जाते हैं। सवार होते हैं और ट्रक वाले को सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि ऐसी ऐसी बात है। और मतलब ये नहीं बताया जाता कि हम छापा मारने जा रहे हैं, इतना बताया जाता है कि हम पुलिस वाले हैं और तुम्हें जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो और तुम जैसा रोज़ करते हो वैसा ही करना, कोई फेरबदल करने की कोशिश मत करना। तो वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो सब कुछ समझ जाता है, उसको देर नहीं लगता ये सब सारी चीज़ों को समझने में। जब वो ट्रक ले करके उसी रास्ते से धीरे धीरे पार हो रहा था, बहुत सारी गाड़ियाँ जो अपना डेली का हफ्ता दे रही थी, डेली उसको रोज़ा कह सकते हैं, वो दे रही थी वहाँ पर पुलिस वाले को। तो वहाँ पर जब एडीजी साहब और डीआईजी साहब का जो ट्रक होता है वो वहाँ पहुँचता है तो नीचे से एक सिपाही डंडा फटकार करके कहता है कि चलो निकालो जल्दी, लेट मत करो। तो जो ड्राइवर होता है वो अपने रोज़ के हिसाब से अपने पॉकेट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक जो डीआईजी साहब होते ऊपर से कहते भाई किन चीज़ों का पैसा लिया जा रहा है। तो जो सिपाही रहता है वो थोड़ा सा अपना ताव दिखाता है और डीआईजी साहब को कहता है लगता है तुम नए आए हो क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या। तो इतना सुनते ही थोड़ा सा तू मैमा वगैरह होता है। तो इन दो डीआईजी साहब और एडीजी साहब के साथ में बैठा हुआ एक सब इंस्पेक्टर होता है जो कि ट्रक से नीचे उतरता है और उतर करके उस सिपाही का हाथ पकड़ लेता है। सिपाही का हाथ पकड़ता है तो सिपाही कहता है कि तुमने मेरी हाथ कैसे पकड़ ली। तो वो कहता है तुम्हें मालूम नहीं है ट्रक में कौन बैठे हैं। सब इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि इस ट्रक में कौन बैठा हुआ है। तो जो कांस्टेबल होता है सिपाही, वो कहता है तुम कोई भी हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जहाँ चाहो वहाँ शिकायत कर दो मेरी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब वो सब इंस्पेक्टर कहता है कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और जो ट्रक में बैठे हुए हैं एक डीआईजी साहब हैं और एक एडीजी साहब हैं, जैसे ही वो सिपाही डीआईजी साहब और एडीजी साहब का नाम सुनता है वो वहीं पर मतलब सरेंडर कर देता है खुद को। और वो मतलब इतना डर जाता है, मतलब वो समझ चुका था कि आज हमारी चोरी पकड़ी गई है और ये पूरा जो खेल है ये पूरा खेल उजागर हो गया है। और यहाँ पर जैसे ही ये पूरी जो पुलिस चौकी होती है ये पकड़ा जाती है, उसके बाद ये पूरी खबर आग की तरह फैल जाती है मीडिया में, और सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़ प्लेटफॉर्म हो, अखबारों में अगले दिन सुबह ये सारी खबर फैल जाती है, जिससे शासन तंत्र में भी बहुत बड़ी हलचल मच जाती है और सत्ता पक्ष विपक्ष सभी अपने अपने तरीके से इस पर राजनीति शुरू कर देते हैं। लेकिन राजनीति एक तरफ और ये जो एडीजी और डीआईजी साहब की जो कार्यवाही होती है ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन जाती है। लोग इसकी वाहवाही करते हैं कि हाँ, अगर काम हो तो डीआईजी साहब के जैसा हो। तो ये जो कहानी है, ये जो सच्ची घटना है, आज इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे वो डीआईजी और एडीजी और कौन था वो ट्रक ड्राइवर जिसने इन दोनों को बैठाया और कौन था वो सिपाही जो वहाँ पर अवैध वसूली का कारोबार चला रहा था। तो नमस्कार,
मैं सत्या और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की है। बलिया जनपद में नरही थाना है। नरही थाना में भरौली एक तिराहा है। उस तिराहे पे अवैध वसूली का कारोबार काफ़ी दिनों से चल रहा था। उस तिराहे पर और एक आपका चौकी है कोरंटा डी, एक कोरंटा डी चौकी और भरौली तिराहा पर अवैध वसूली का कारोबार कई दिनों से चल रहा था। तो आईपीएस ऑफिसर जो कि आजमगढ़ में डीआईजी रैंक पर हैं, उनका नाम है वैभव कृष्ण। वैभव कृष्ण को जब इस बात की जानकारी दी जाती है कि साहब ये जो तिराहा है और ये जो चौकी है कोरंटा डी चौकी, इस जगह पर पुलिस और पुलिस के साथ मिल करके कुछ दलाल हैं जो अवैध वसूली का कारोबार करते हैं और वहाँ से जो भी ट्रक पार होती है सभी ट्रकों से 500-700 जैसा बंद पड़ता है उस हिसाब से यहाँ पर अवैध वसूली की जाती है। तो जो आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण होते हैं इस बात को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, लेकिन जब शिकायत बढ़ने लग जाती है तो फिर वो उनको लग जाता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो वो अपने से ऊपर रैंक के एडीजी साहब जो कि वाराणसी जोन के होते हैं, जिनका नाम होता है पीयूष मोरडिया, पीयूष मोरडिया से बताते हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो पीयूष मोरडिया कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या मामला है। तो अब जब पुलिस एक्टिव होती है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो प्लान बनाया जाता है कि पहले ये देखा जाए कि ये जो मामला है ये वाजिब में सही है या नहीं है, और अगर ये अवैध वसूली हो रही है तो ये कब होती है, किस समय होती है। तो उसके लिए 2-3 पुलिस वालों को ही इंटरनल में ही सेट कर दिया गया है और इसकी किसी को भी खबर नहीं है कि इस तरीके की जांच पड़ताल की शुरू हो चुका है। तो जो आपका भरौलिया तिराहा है और कोरंटा डी जो चौकी थी वहाँ पर 2-3 पुलिस वाले को लगाया गया निगरानी में और सादी वर्दी में। उनका काम था देखना इसमें कितने पुलिस वाले शामिल हैं और किस किस जगह पर कितनी की अवैध वसूली हो रही है। तो लगभग 3-4 दिनों तक इन चीज़ों की निगरानी की गई। निगरानी के बाद जब ये चीज़ एकदम कन्फर्म हो गया कि हाँ यहाँ पर अवैध वसूली का कारोबार बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इन चीज़ों की जानकारी डीआईजी साहब को मिल जाती है कि नहीं यहाँ पर जो शिकायत मिली है वो शिकायत सही है। अब पूरी पुलिस जो टीम होती है वो एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पर अब पुलिस को पुलिस के द्वारा पकड़ना था तो पुलिस से भी ऊपर वाला दिमाग लगाना पड़ता। तो डीआईजी साहब जो तो हैं वैभव कृष्ण, वो एडीजी साहब से कहते हैं कि साहब कुछ अलग तरीके से करना होगा। तो अब इसके लिए टीम निर्धारित की जाती है। तो कुल 5 टीमों का एक ग्रुप तैयार किया जाता है। 5 अलग अलग टीम होती हैं जिसमें जो डीआईजी साहब होते हैं वैभव कृष्ण, उनकी तरफ से 3 टीमें काम कर रही होती है और एडीजी साहब की तरफ से 2 टीमें होती हैं। कुल 5 टीम मिलाकर के काम करती है, काम की शुरुआत करती है। और ये पाँचों टीम तारीख होता है 25 जुलाई रात 1 बज रहा होता है। और ये पूरी जो कार्रवाई थी एकदम गुप्त थी, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। अब ये पांचों टीम 5 अलग अलग गाड़ियों में बैठ जाती है, उनके साथ एडीजी और डीआईजी साहब वैभव कृष्ण भी बैठे रहते हैं। और ये गाड़ी ठीक आपको भरौली जो तिराहा होता है वहाँ पर जाती है, वहाँ रुकती नहीं है क्योंकि पुलिस वाले सादी वर्दी में थे तो मामला खुल ना जाए, इसलिए वो गाड़ी वहाँ रुकती नहीं और वहाँ से होते हुए गाड़ी बिहार की तरफ निकल जाती है। बिहार की तरफ निकलती है तो वहाँ देख लिया जाता है कि यहाँ का माहौल क्या है, कितने लोग लगभग लगे हुए इस पूरी अवैध वसूली में। तो एक अंदाज़ा हो जाता है। पुलिस वहाँ से निकल जाती है बिहार, और बिहार से फिर पूरी तरीके से प्लान बनता है कि अब कैसे कैसे पकड़ना है। तो उसके बाद वो जो पूरी पुलिस की टीम होती है, पांचों टीम, वो फिर वापस उसी बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, घुसती है और उसी जो भरौली तिराहा होता है उस तिराहे पर पहुंचती है। तो उस तिराहे पर पुलिस देखती है कि एक जो सिपाही होता है वो अवैध वसूली कर रहा होता है और 3 पुलिस वाले वहीं पर कुर्सी लगा करके बैठे होते हैं, जो मतलब बारी बारी से अपना जो काम है वो करते। तो ये सब सारी चीज़ें जब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये इतने लोग हैं और आस पड़ोस काफ़ी लड़के रहते हैं, 16-17 लड़के वहाँ पर अवैध वसूली में एक्टिव रहते हैं। उनका काम था मतलब वहाँ पर ड्राइवरों को डराना, धमकाना, पीटना, इस टाइप से वहाँ पर सब कुछ सेट चल रहा था। तो जब ये पूरी टीम वहाँ उतरती है और जो सिपाही होता है जो अवैध वसूली कर रहा होता है उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो पुलिस जैसी उसके हाथों को पकड़ती है तो उसका
वहीं पर से कोई एक आवाज़ लगा देता है कि अरे ये तो डीआईजी साहब हैं, वैभव कृष्ण। इतना सुनते ही वो जो पास में 3-4 पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो वहाँ से कुर्सी छोड़ के कोई जंगल के रास्ते कोई दीवार फांद करके भाग जाता है। और जो लड़के होते हैं सादे कपड़ों में, वहाँ पर जो दलाली का काम कर रहे होते हैं, उन लड़कों को टीम घेर लेती है। भाई 5 टीम है, पाँचों टीम में बहुत पुलिसकर्मी थे, तो ये पांचों टीम उन पूरे एरिया को घेर लेती है और ये जो दलाल थे वो पकड़े जाते हैं और जो सिपाही होता है वो भी पकड़ा जाता है। हरिदयाल सिंह पकड़ा जाता है। अब जब सिपाही पकड़ा जाता है तो डीआईजी साहब वैभव कृष्ण उससे पूछते हैं कि अच्छा ये जो 3-4 लोग 3 पुलिस वाले भागे हैं, इनमें कौन कौन लोग थे? तो वो कहता है साहब एक तो विष्णु गुप्ता थे जो कि हेड कांस्टेबल थे, और एक दीपक मिश्रा हैं जो कि कांस्टेबल थे, और एक बलराम सिंह है। तो ये 3 लोग जो होते हैं ये पुलिस महकमे के होते हैं और ये तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं जंगल के रास्ते। तो अब पूरा मामला जब उजागर हो जाता है, खुल जाता है, तो वहाँ पर हरिदयाल जो होता है उससे पूछा जाता है कि अच्छा तुम ये अवैध वसूली किसके आदेश पर कर रहे हो? तो हरिदयाल जब ये डरा होता है, उसे अपनी नौकरी भी बचानी थी और सारा कुछ भाई पकड़ा गया है तो उसे सारा जवाब देना पड़ता। तो वो कहता है साहब ये एसएचओ साहब के आदेश पर यहाँ पर अवैध वसूली की जाती है। तो अवैध वसूली जो होती है वो पूछा गया कि अच्छा अवैध वसूली कितने रुपए करते हो, क्या हिसाब किताब है तुम लोगों का? तो वो कहता है कि साहब एक ट्रक से 500 रुपये हम लोग लेते हैं अवैध वसूली। तो ये जो अवैध वसूली थी वो ट्रकों से लिया जाता था, जो बिहार से अवैध सामान जो यूपी में प्रवेश करना है उसके नाम पर लिया जाता था। अब वो अवैध सामान कई तरीके का हो सकता है, पुलिस की मनमानी थी, किसी को वैध कह दे किसी को अवैध कह दे, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अवैध के नाम पर पुलिस उससे अवैध वसूली कर रही थी, ये चीज़ कन्फर्म है। तो अवैध वसूली 500 रुपये होती थी और एक अनुमान पूछा गया कि अच्छा यहाँ पर प्रतिदिन कितने ट्रक पार हो जाते हैं? तो वो जो हरिदयाल सिंह था कहता है साहब यहाँ से प्रतिदिन 1000 ट्रक तो बहुत आराम से पार होते हैं। तो पुलिस एक आंकड़ा लगाती है कि 1000 ट्रक प्रतिदिन यहाँ से पार होते हैं और 500 रुपये पर ट्रक के हिसाब से एक दिन का 5 लाख रुपए वसूली होती है। इतना सुनते ही डीआईजी साहब अपना माथा पकड़ लेते हैं और फिर पूछते हैं कि अच्छा ये पूरा पैसा जाता कहाँ है? तो हरिदयाल सिंह जो कहता है वो सुन करके डीआईजी साहब वैभव कृष्ण खुद मतलब अचंभित हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं कि साहब 400 मतलब जो अवैध वसूली होती है 5 लाख रुपए, उस 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए जो होता है वो एसएचओ साहब को जाता है। एसएचओ साहब ले लेते हैं और जो 1 लाख रुपया बचता है वो जो यहाँ पर काम कर रहे सिपाही हैं या अवैध वसूली में जो भी लगे हुए उनको जाता है। तो एसएचओ साहब का जब नाम आता है तो पूछा जाता है एसएचओ कौन है यहाँ पर? तो एसएचओ पन्नेलाल का नाम आता है। और जब ये पूरी टीम उस थाने पर पहुंचती है जहां पर एसएचओ साहब होते हैं, तो वहां पर एसएचओ साहब उस अवैध वसूली का हिसाब किताब ले रहे होते हैं बैठ करके। इतना सुनना था एसएचओ साहब को कि यहाँ खुद डीआईजी साहब छापा मारने आ गए हैं। एसएचओ वहाँ पर 7 फीट की दीवार होती है, उस दीवार को वो फांद करके और फरार हो जाते हैं। वहाँ से वो फरार हो जाते हैं और जो भी वहाँ अवैध वसूली में संलिप्त जितने भी थाने पर सिपाही और कांस्टेबल वगैरह थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे थाने को जेल में लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। तब बंद करने के बाद अब जो डीआईजी साहब होते हैं वैभव कृष्ण, वो एडीजी साहब से कहते हैं कि साहब एक और आगे का ही केस है, यहाँ से कुछ दूरी पर उसको भी देख लेते हैं। तो पीयूष मोडिया साहब जो थे ठीक है चलो देख लेते हैं, लेकिन अब ये दोनों आपस में ही बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी अगर टीम लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कि पहले से भनक लग जाए और वहाँ पर जो भी अवैध वसूली में लगे हुए हैं कोरंटाडीह में, वहाँ से वो लोग भाग जाएंगे चौकी से। तो ये दोनों आपस में ही सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि चलो हम दोनों ही चलते हैं, और साथ में एक सब इंस्पेक्टर को ले लिया जाता है। ये 3 लोग वहाँ से प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि चलो पैदल ही चलते हैं। तब तक इन लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि क्यों ना हम लोग खुद ट्रक ड्राइवर का ही खलासी बन करके चले, जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकेंगे कि होता कैसे है ये सब सारी चीज़ें। तो वो जिस रास्ते पर उन्हें छापा मारना था उसी रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और एक ट्रक जो होता है वो वहाँ से पार हो रहा होता है।
तो ट्रक जो पार हो रहा होता है वो ट्रक उत्तर प्रदेश में घुस रहा होता है, प्रवेश कर रहा होता है। तो ट्रक ड्राइवर को पुलिस रुकवा लेती है। रुकवाने के बाद उसे कहती है कि तुम एक काम करो और जैसा हम लोग कह रहे हैं वैसा तुमको करना होगा और जैसा तुम प्रतिदिन करते हो वैसा ही करना है। ट्रक ड्राइवर जो होता है उसका नाम होता है जयराम शर्मा और उस गाड़ी का नंबर होता है UP 61 AD 2756। ये उस ट्रक का नंबर होता है। तो ट्रक ड्राइवर सब समझ जाता है, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता है कि आगे टीम छापा मारने वाली है। ये सब सारी चीज़ें गुप्त रहती हैं। और उस ट्रक पर DIG साहब वैभव कृष्ण और पीयूष मोडिया साहब ADG जो वाराणसी जोन के हैं, ये दोनों और एक सब इंस्पेक्टर, ये तीनों लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो ट्रक ड्राइवर उसी तरीके से जाता है जैसे वो प्रतिदिन जाता था। तो जब जिस रास्ते से वो जा रहा था तो वहाँ ट्रकों की लाइन लगी हुई थी और एक लाइन पूरी खाली थी जिसमें जो छोटी मोटी गाड़ियाँ वो आराम से आ जा सकती थी, लेकिन ट्रकों का एक लाइन लगा हुआ था। तो सभी ट्रकों को वहाँ पर अपना देना पड़ता था, महीना या हफ्ता जो भी है वहाँ दे करके फिर आगे ट्रक पार होती थी। तो जब इस ट्रक का नंबर आता तो सिपाही सामने से डंडा फटकार करके कहता है कि चलो यार जल्दी करो, लेट क्यों कर रहे हो। तो ट्रक ड्राइवर जैसे रोज़ करता था उसी तरीके से वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए। तब तक जो DIG साहब होते हैं वैभव कृष्ण ऊपर से ही कहते हैं कि किस चीज़ का पैसा ले रहे हो भाई। तो जो पुलिस वाला होता है सिपाही वो कहता है कि तुम नए नए हो, तुमको मालूम नहीं है कि यहाँ पर किस चीज़ की पैसा दिया जाता है। तो वैभव कृष्ण में और वो सिपाही में थोड़ी सी बातचीत हो रही होती है और तभी वो जो सिपाही होता है वो थोड़ा सा गरमा जाता है। गरमा करके वैभव कृष्ण पर ही मतलब अपना रुआब दिखाने लग जाता है। कहता है ज़्यादा बोलोगे तो ये डंडा जो है तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। बहुत उल्टा सीधा अपशब्द कहना चालू करता है। इन बातों को सुनते हुए उनके साथ में जो सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ था वो उतर करके उस ट्रक से उतरता है और उतर करके सिपाही का हाथ पकड़ लेता है। सिपाही का हाथ पकड़ता है और पूछता है यार मतलब तुम कौन हो, क्या मतलब क्यों कर रही हो ये सब सारी चीज़ें। तो सिपाही कहता है कि तुम कौन हो। तो दोनों में बातचीत होती रहती है। तभी जो सिपाही होता है थोड़ा सा गर्मी में आ जाता है, ताव में आकर के कहता है कि तुम्हें जिससे भी शिकायत करनी है तुम कर देना, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो सब इंस्पेक्टर होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं अपना परिचय तुमको दे देता हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। और जो ट्रक में बैठे हुए हैं वो एक DIG साहब है वैभव कृष्ण और एक ADG साहब हैं और जिनका नाम है पीयूष मोडिया। ये 2 लोग बैठे हुए हैं और मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। इतना सुनना था वो सिपाही वहीं पर रोने गिड़गिड़ाने लग जाता है कि साहब गलती हो गई, साहब माफ़ कर दो, क्षमा कर दो साहब, आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। जो कि नॉर्मली पुलिस वाले अधिकतर अपने केसों में इस तरीके की हरकत करते हैं। तो अब इतना सुनना था पुलिस वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है एकदम कि अब तो हो रंगे हाथों पकड़ा गए हैं, तो अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। वो DIG साहब और ADG साहब वहाँ से उतरते हैं ट्रक से और जो सिपाही होता है वो सतीश चंद्र गुप्ता होता है। सतीश चंद्र गुप्ता और उसके साथ एक अशोक नाम का व्यक्ति होता है जो कि सादा कपड़ा में था। वो वहाँ से जैसे सुनता है कि DIG और ADG साहब वो भाग जाता है वहाँ से छोड़ छाड़ करके। और जो सतीश चंद्र गुप्ता वो पकड़ा जाता है और बहुत गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो मेरे चौकी इंचार्ज ने ही कहा था कि यहाँ तुम्हें अवैध वसूली के लिए, और वो ही यहाँ पर ड्यूटी लगाते हैं सबकी और सब बारी बारी अपना काम करते हैं। तो अब जब चौकी इंचार्ज का नाम आता है तो चौकी इंचार्ज का नाम पूछा जाता है कौन है चौकी इंचार्ज, तो पता लगता है कि राजेश कुमार उस चौकी के इंचार्ज थे और वही वहाँ पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगाते थे अवैध वसूली के लिए। तो जब ये पूरा मामला वहाँ से खुलता है तो वो सब लगभग जितने भी उस चौकी पे पोस्टेड सिपाही होते हैं सभी को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और इन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ के SSP SP को जानकारी नहीं रहती है और वो आराम से अगली दिन सुबह उसी थाना चौकी पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर थाने के जितने भी सिपाही या जो भी पुलिस वाले होते हैं सभी उस जेल में खुद बंद होते हैं। तो वो लोग खुद ही देख करके शौक हो जाते हैं कि जिनसे हम मिलने आए हैं वो खुद ही जेल में बंद है। तब उनको मालूम पड़ता है कि DIG और ADG साहब का यहाँ पर छापा पड़ चुका है और ये सभी पकड़ा चुके हैं। इतना सुनते ही मतलब उन लोगों को मतलब समझ में आ गया था। और सही पूछिए तो ये इतना बड़ा जो खेल चल रहा था ये SP और SSP को ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो पहले नीचे स्तर पर करता है।
जब नीचे स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तब कोई भी व्यक्ति ऊपरी स्तर पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। तो कोई डायरेक्टली डीआईजी और आईपीएस ऑफिसर के पास नहीं जाएगा शिकायत दर्ज करवाने। जब एसएसपी और एसपी से कार्रवाई नहीं हुई थी तभी इस तरीके की कार्रवाई डीआईजी साहब को करना पड़ा। अब ये सब सारी चीज़ें अगले दिन अखबारों में, सोशल मीडिया, हर न्यूज़ चैनल पे चल रही हैं, हर न्यूज़पेपर के पहले पेज पर ये खबर है और ये खबर की गूंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंच जाती है। और जब ये पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम, ये जो पूरा अवैध वसूली का कारोबार था, इसके बारे में एसएसपी, एसपी और वहाँ के जो सीईओ हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। अब अगर मैं एसपी की बात करूँगा तो देव रंजन शर्मा थे, एएसपी दुर्गा शंकर तिवारी और सीईओ शुभ सूचित थे। ये तीनों को इस चीज़ों की जानकारी नहीं थी। तो शासन प्रशासन भी एक्टिव हो जाता है और एसपी और एएसपी को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित नहीं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। और जबकि जो सीईओ होते हैं उनको निलंबित करके जांच की कार्रवाई बैठा दी जाती है। अब इस पूरे जो घटनाक्रम था इसमें लगभग कुल 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें 7 पुलिस वाले होते हैं और 20 जो उस गोरख धंधे में शामिल दलाल होते हैं। इन लोगों को मिलाकर के कुल 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और सभी के खिलाफ जांच गठित हो जाती है। और जो थानाध्यक्ष होते हैं वो फरार हो जाते हैं। सीईओ के खिलाफ पूरी संपत्ति की जांच बैठा दी गई है। थानाध्यक्ष जो है उनके खिलाफ भी जांच बैठाई गई है और जितने भी सिपाही वगैरह थे, दरोगा वगैरह, सभी के खिलाफ जांच गठित कर दी गई है और निगरानी टीम इनके सभी संपत्तियों की जांच कर रही है। सभी के घरों को सीज कर दिया गया है और उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और जैसे ही ये खबर पूरे मीडिया में आती है तो जो वैभव कृष्ण होते हैं डीआईजी, उनकी वाहवाही होने लगती है कि अगर एक डीआईजी इतनी ईमानदार तरीके से अपनी नौकरी करेगा तो कहीं कोई गलत हो ही नहीं सकता है। तो इस कहानी को सुनाने का एक ही उद्देश्य था कि अगर आपको जागरूक करना, सही पूछिए तो अगर आपके आसपास या कहीं भी इस तरह की कोई भी अवैध वसूली या कोई भी घटनाक्रम हो रही है जहाँ पर आपको लगता है कि ये गलत है, तो उसे उचित जगह पहुंचाने का प्रयास करें। उचित जगह, उचित प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे पुलिस या जो भी प्रशासन, शासन तंत्र है वो उचित कार्रवाई कर सके।